हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर हम जो मंथली मैगजीन आती है पतली वाली क्रॉनिकल, इससे सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो करंट अफेयर दिया है आप लोग खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे जो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो दिया गया है, और साथ में इसमें मिसलिनियस में बहुत सारे पेपर जो होने वाले हैं उनके लिए मॉक टेस्ट दिया हुआ है। जो पेपर हो चुके हैं उनका व्याख्यात्मक हल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आगे इसमें जो अभी तक हमने सॉल्व किया है, राज्य समाचार, राष्ट्रीय, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, योजना एवं कार्यक्रम, ये सब हमने सॉल्व कर लिया। आज का जो टॉपिक है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रिपोर्ट एवं सूचकांक है आज का टॉपिक। रिपोर्ट एवं सूचकांक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब यहाँ पे सॉल्व होंगे। व्याख्यात्मक रूप से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये करंट अफेयर क्लास। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो यहाँ पे करंट है यह है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, हुरून ग्लोबल ने यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया है। इसमें देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो 9 अप्रैल 2024 को हुरून इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। इसको याद रखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। वर्ष 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न थे, जो 2022 के 68 यूनिकॉर्न से एक कम है। यानी कि 2022 में 68 यूनिकॉर्न थे और 2023 में 67 यूनिकॉर्न हो गए। अब यहाँ पे 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है, जबकि 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन इस सूची में दूसरे नंबर पर है। तो अमेरिका पहले नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है इंडिया। रिपोर्ट में कहा गया कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित ड्रीम 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है, जिनकी प्रत्येक की कीमत $8 अरब बिलियन डॉलर है। अब यूनिकॉर्न क्या होता है? तो यूनिकॉर्न का अर्थ है कि स्टार्टअप कंपनी जिसका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो तथा जो निजी स्वामित्व में हो और शेयर बाजार में सूचीबद्ध ना हो। जो निजी स्वामित्व में हो, और यह ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार में यह सूचीबद्ध ना हो, और इसका जो मूल्य है वह 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स वर्ष 2000 से प्रकाशित की जा रही है और यह विश्व के सबसे मूल्यवान स्टार्टअप को रैंकिंग प्रदान करती है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है न्यूज में यह है कि वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। तो 9 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी की गई। ये याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो WHO द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। किसके द्वारा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी की जाती है। अब इसके रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं देखते हैं। तो भारत में वर्ष 2022 में वायरल हेपेटाइटिस के 3.5 लाख से अधिक मामले थे, जो वैश्विक स्तर पर 11.6% था। वैश्विक स्तर पर वायरल हेपेटाइटिस से होने वाले मौतों की अनुमानित संख्या जो थी 2019 में 1.1 मिलियन से बढ़कर 2022 में 1.3 मिलियन हो गई। हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश, चीन, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, रूस और वियतनाम में सामूहिक रूप से हेपेटाइटिस बी और सी के लगभग 2/3 मामले पाए गए हैं। हेपेटाइटिस यकृत यानी कि लीवर की सूजन संबंधी स्थिति को संदर्भित करता है। यह मुख्यतः वायरल संक्रमण का परिणाम होता है। यानी कि हेपेटाइटिस जो है यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को प्रभावित करता है, यकृत को संक्रमित करता है। भारत में हेपेटाइटिस बी के टीके का परीक्षण 2002 से 2003 में किया गया था, जबकि जो हेपेटाइटिस सी होता है उसका टीका अभी उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस बी के टीके का परीक्षण 2002-3 में किया जा चुका है, जबकि सी का कोई टीका अभी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है न्यूज में वह है कि IMF की विश्व आर्थिक
परिदृश्य रिपोर्ट। तो 16 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य, ये रिपोर्ट जितनी है किसके द्वारा जारी की जाती है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। ये चाहे विश्व बैंक हो गया, IMF हो गया, WHO हो गया, इनकी जितनी भी रिपोर्ट होती हैं वो सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा। तो विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी की गई। के नवीनतम संस्करण में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2024 में 6.8 और वर्ष 2025 में 6.5 रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो 2024 में कितना रहेगा, तो 6.8 रहेगा आर्थिक वृद्धि दर, और 2025 में तो 6.5 रहेगा। किसके अकॉर्डिंग, तो IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अकॉर्डिंग। वर्ष 2024 के लिए यह अनुमान IMF द्वारा जनवरी 2024 में जारी रिपोर्ट में अनुमानित भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.5 से 0.3% अधिक है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की सबसे तेज गति से वृद्धिशील अर्थव्यवस्था है। यह मजबूती घरेलू मांग में निरंतर मजबूती और बढ़ती कार्यशील आयु वाली आबादी को दर्शाती है। IMF इस अवधि में चीन की वृद्धि दर 4.6% रहने का अनुमान जताया है। IMF ने इस अवधि में चीन की वृद्धि दर को 4.6% रहने का अनुमान जताया है, जो कि भारत से कम है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में 3.2% रहने का अनुमान है। अब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। तो IMF संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। IMF की स्थापना जो हुई थी 1930 के दशक की महामंदी के बाद वर्ष 1944 में की गई थी। आपको पता होगा कि 1929 में अमेरिका में महामंदी हुई थी, और यही कह रहा है कि 1930 के दशक की महामंदी के बाद 1944 में IMF की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसमें 190 सदस्य देश हैं। IMF और विश्व बैंक को जुड़वा बहनें कहा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यूज में वह है कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% रहेगा। ये किसका कहना है, तो ये अंकटाड यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का कहना है, अंकटाड का कहना है। तो 16 अप्रैल 2024 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में 6.5% दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में 6.7 की दर से बढ़ी है। इसके अनुसार 2023 में हुई वृद्धि मजबूत सार्वजनिक पूंजीगत निवेश और सेवा क्षेत्र की वृद्धि से प्रेरित रही है। इस दौरान घरेलू बाजार में उपभोक्ता सेवाओं की मजबूत घरेलू मांग और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात के लिए सुदृढ़ बाह्य मांग से लाभ मिला है। अंकटाड के बारे में जानते हैं। तो अंकटाड 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। कब स्थापना हुआ इसका, तो 1964 में। अंकटाड का जो स्थापना हुआ है 1964 में हुआ है। इसका मुख्यालय जो है जिनीवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट तथा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट आदि का प्रकाशन करता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट लिखा है एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। यह व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट तथा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट जारी या उसका प्रकाशन करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है कि IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। तो 15 अप्रैल 2024 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में 10वीं रैंक प्रदान की गई है। इस सूची में अमेरिका का हट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है, जबकि दुबई और डलास हवाई अड्डे क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के मुताबिक विश्व में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 5 अमेरिका में हैं, मतलब 5 अमेरिका के हैं, बाकी 5 अदर कंट्रीज के हैं। भारत का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसका कौन सा स्थान है, तो उसका 10वां स्थान है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राधिकरणों का संगठन है। इसका उद्देश्य हवाई अड्डा मानकों के लिए उद्योग प्रथाओं को एकजुट करना है। ACI वर्ल्ड का मुख्यालय कनाडा मॉन्ट्रियल में स्थित है।
अब नेक्स्ट जो रिपोर्ट है यह है कि प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। स्विस गैर लाभकारी संगठन ईए अर्थ एक्शन की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार 2021 के बाद से वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 7.11% की वृद्धि हुई है। ईए अर्थ एक्शन की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के शीर्ष 12 देशों में से एक है जो पृथ्वी के 60% को प्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए जिम्मेदार है। भारत 60% को प्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए जिम्मेदार है। कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट के मामले में भारत के अतिरिक्त अन्य देश चीन, रूस, ब्राज़ील, मैक्सिको, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, मिस्र, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन 220 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जिसमें से 70 मिलियन टन कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरा होगा जो पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन प्रति वर्ष 8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति कम होने के कारण भारत को निम्न प्लास्टिक उत्पादक प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इसमें कहा गया है कि 2024 में देश का अपेक्षित कुप्रबंधित कचरा या अपशिष्ट 7.4 मिलियन टन होगा, जो कि अत्यधिक है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है यह विश्व बैंक की है। तो विश्व बैंक की दक्षिण एशिया विकास अपडेट रिपोर्ट। विश्व बैंक ने 2 अप्रैल 2024 को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने वित्तीय वर्ष 2025 के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.6% कर दिया है, जिसका मुख्य कारण है निवेश वृद्धि में बढ़ोतरी। विश्व बैंक ने अपने नवीनतम द्विवार्षिक दक्षिण एशिया विकास अपडेट रिपोर्ट में यह अनुमान जारी किया है। रिपोर्ट में भारत की वित्त वर्ष 2024 की विकास दर को 7.5% आंका गया है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अनुमानित 7.6 से थोड़ा कम है। यानी विश्व बैंक द्वारा कितना आंका गया है 2024 के विकास दर को, तो 7.5%, और जो भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसके द्वारा भारत की वृद्धि दर को कितना अनुमानित किया गया है 2024 के लिए, तो 7.6%। रिपोर्ट के पिछले संस्करण की तुलना में दक्षिण एशिया के विकास की संभावनाएं बेहतर हुई हैं। 2024 में दक्षिण एशिया की विकास दर 0.4% और 2025 में 0.3% होने का अनुमान है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2024 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विकास धीमा हो सकता है। दक्षिण एशियाई देशों को गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन जैसी लंबी अवधि की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब आपको बता दें विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी यह 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत हुई थी, और विश्व बैंक और IMF को ही जुड़वा बहनें कहा जाता है। विश्व बैंक का जो आधिकारिक नाम है यह है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि IBRD, और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट रिपोर्ट है यह है कि न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स रिपोर्ट। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला सशक्तिकरण इकाई ब्रिक्स CCIV ने न्यू एरा ब्रिक्स होराइजन्स इन टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शीर्षक से एक विशेष रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट ब्रिक्स देशों में महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के विकसित परिदृश्य पर प्रकाश डालती है। अब ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश आते हैं, तो ब्राज़ील आता है, रसिया आता है, इंडिया आता है, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनकी जो स्थापना हुई थी जून 2009 में ब्रिक्स देशों की स्थापना हुई थी। ब्रिक्स देशों को 5 देशों को मिलाकर ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ था यह रूस के एकतरिनबर्ग में हुआ था, और इसके जो भी इसकी स्थापना हुई थी तो इसके 5 सदस्य थे। जो इसमें अब 5 नए सदस्य जुड़ गए हैं, तो इसमें जो टोटल सदस्य हो गए हैं यह 10 सदस्य हो गए हैं। तो जो 5 नए सदस्य इसमें जुड़े हैं उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं। पहला है मिस्र, फिर इथोपिया, फिर ईरान, सऊदी अरब और UAE, यानी कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। पहले इसमें देशों की संख्या 5 थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसमें जो 5 अन्य देश और जुड़े हैं वह है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। तो इनको भी याद रखिएगा कि अब ब्रिक्स देशों की संख्या जो हो गई है वो 10 हो गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यह स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित
क्षेत्रों में हुई प्रगति और महिलाओं के सामने आने वाली लगातार चुनौतियों का भी संकेत देती है। रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में महिला सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। 2023 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ, जो अब विश्व की 47% से अधिक आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के 36% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो भारतीय महिलाएं स्टेम में क्या होगा? तो साइंस टेक्नोलॉजी, स्टेम में जो हो जाएगा साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। कौन? तो भारतीय महिलाएं। लेकिन नेतृत्व की भूमिका और उद्यम पूंजी वित्त पोषण तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करती हैं। उन्हें स्टार्टअप फंडिंग का केवल 0.3% प्राप्त होता है। ब्राजील में 30% व्यवसाय का नेतृत्व या सृजन महिला उद्यमियों द्वारा किया जाता है, लेकिन केवल 9.8% तकनीकी स्टार्टअप महिलाओं द्वारा स्थापित किए जाते हैं। रूस में महिलाओं की भागीदारी 40% के साथ उल्लेखनीय है। वहीं चीन में महिला विज्ञान कार्यकर्ता कुल कार्यबल का 45% हैं। दक्षिण अफ्रीका की तकनीकी कार्यबल नेतृत्व की भूमिका में महिलाओं का योगदान 28% है। ईरान भी इस संदर्भ में 1990 के 10.5% से बढ़कर 2020 में 16.8% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई है। तो ये जो रिपोर्ट है यह ब्रिक्स देशों में महिलाओं की स्थिति के बारे में ये रिपोर्ट है। तो हमने देखा आज जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट थी उनको पढ़ लिया। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।